तो hello everyone, welcome to the second session of covering entire polity through the real text of constitution, statutes and the case laws of Supreme Court. तो इस पूरी सीरीज़ में हम पिछले कल प्रियम्बल का एक बड़ा पार्ट डिस्कस कर चुके थे। ये सब चीज़ें हम देखे हुए हैं कि एक्चुअल में रिपब्लिक होने का रियल मीनिंग क्या है ना, और फेडरलिज्म क्या चीज़ है ना, और इंडियन वर्सेस वेस्टर्न फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है। इसको ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप इस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज यूपीएससी इस तरीके की चीज़ों पे अब ठीक है, बहुत बार उन्होंने ये सवाल पूछ लिए हैं कि पर्टिकुलर इलेक्शन में कौन किसके अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, है ना। फॉर एग्जांपल इन्होंने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा कि राइट, दैट वाज द क्वेश्चन कि इंडिया में राइट इट वाज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वन कैन गेट इलेक्टेड फ्रॉम। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि भैया इंडिया में क्या अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्टिकुलर पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, और इज़ देयर एनी लिमिटेशन, है ना। तो समथिंग उस उन सारी चीज़ों से यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछ रहा है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश की हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसको आप आराम से देखिए, टाइम लीजिए, आराम से पढ़िए। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड एंड एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इज दैट ट्रू? अगला, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद was only candidate to file nominations in the first presidential elections. अगला कि all of the constitution was implemented on 26th January 1950 to commemorate the historic occasion of declaration of Purna Swaraj as the goal of national movement in 1930. बताइए जरा इनमें से कौन से ऑप्शन, ओह मैंने ही ऑप्शन इसमें गड़बड़ थोड़े ठीक है फ्रेम कर दिए हैं। आप अपने अपने माइंड में इसका आंसर ज़रा सोचिए, ठीक है। मान लीजिए एक ऑप्शन में ये भी डाल दूं, इसमें लगाइए। सो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, आंसर इज ए 1 and 3। इन सब चीज़ों को अभी हम यहाँ पे पहले देखेंगे, क्योंकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए थे कि रिपब्लिक का मीनिंग तो हमने देख लिया, बट 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक क्यों माना जाता है, ठीक है। रिपब्लिक डे उस दिन, ठीक है, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं, है ना। इसका मीनिंग जब हम जान चुके हैं तो हमें इस चीज़ की भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया में प्रेसिडेंट, है ना, कब इलेक्ट हुए, और ठीक है, और उन्होंने उनका इलेक्शन कैसे हुआ, राइट। और 26 जनवरी को क्या ऐसा खास हुआ कि इंडिया वॉज कॉल्ड एज रिपब्लिक, राइट। सो द थिंग इज 26 जनवरी तक हमारा ना तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, और ना ही हमारा अपना प्रेसिडेंट था। इंडिया हैड डोमिनियन स्टेटस टिल 26 ऑफ जनवरी 1950, और इंडिया में, ठीक है, इंडिया के जो हेड ऑफ द स्टेट था वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, राइट। और ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव था, दैट रिप्रेजेंटेटिव वाज लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। दैट मीन्स इंडिया का अपना इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट 26 जनवरी 1950 तक था ही नहीं। दिस इज वाई इंडिया वॉज नॉट कॉल्ड ए रिपब्लिक, समझ रहे हो। तो इसीलिए मेन कारण ये है कि 26 जनवरी को इंडिया का अपना लॉ आया, नंबर 1, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द पीपल, नंबर 2, इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए। अब खास बात यह है कि नो इलेक्शन वॉज हेल्ड इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ठीक है, आपको ये अजीब लगेगा, इसीलिए ठीक है प्रूफ के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो आपको ये भी बोले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इलेक्शन कब होल्ड किए गए, या फिर जो लास्ट सेशन था 24 जनवरी 1950 उसमें क्या क्या काम किए गए, तो भैया उसमें सबसे पहले तो प्लेज ऑफ साइनिंग ऑफ रजिस्टर,
ठीक है, ये ली गई कि भैया वी आर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट वी आर कंसिडरिंग, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग दैट द process or the procedure of the framing of the constitution has completed, and now this constitution will be implemented, fully implemented on 26th of January 1950. So this was signed. दूसरा, नेशनल एंथम, जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग, दिस वॉज ऑलरेडी अडोप्टेड इन इंडिया ऑन 26th ऑफ जुलाई, ठीक है, सॉरी 22nd ऑफ जुलाई 1947, ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी अडोप्टेड नेशनल फ्लैग, बट नेशनल एंथम का क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग था। अब इस क्वेश्चन पे किसका क्या रिएक्शन था इसे अभी हम जानेंगे, लेकिन ये समझो कि 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम भी इंडिया में अडॉप्ट किया गया। अगला कि इलेक्शन ऑफ न्यू मेंबर, कुछ नए मेंबर इसमें इलेक्ट किए गए। इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 24 जनवरी 1950 को होल्ड किया गया, बट प्रेसिडेंट ने जो ओथ ली, सवाल यहाँ से ये भी आएगा कि ओथ किसने एडमिनिस्टर करी, कि ओथ प्रेसिडेंट की किसने एडमिनिस्टर करी, तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने ही प्रेसिडेंट की ओथ भी एडमिनिस्टर इंडिया में करी हुई है। अगर वो बोले कि नो प्राइम मिनिस्टर, देयर वाज सम स्पेशल प्रोविजन की फर्स्ट प्रेसिडेंट की ओथ इंडिया में किसी और ने एडमिनिस्टर करी हो, नो, या फिर माउंट बैटन ने एडमिनिस्टर करी क्या, नो, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, ऑन 26th ऑफ जनवरी मॉर्निंग, नेक्स्ट, है ना, उसके बाद वो पूरा ओकेजन जो भी प्रोसेशन चलना था वो हुआ। देन हिंदी की जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी इसी दिन साइन की गई, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन भी इसी दिन साइन की गई। तो ये सब काम हुए आपके 24 जनवरी 1950 को। खास बात यह है कि जो नेशनल एंथम की स्टेटमेंट है, जब आप इसे पढ़ेंगे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्टेटमेंट है, इन्होंने ही कहा कि भैया देयर इज़ अ पेंडिंग डिस्कशन, पेंडिंग डिस्कशन ये है कि हमारा नेशनल एंथम क्या हो, सो आई एम हेयर टू डिक्लेयर समथिंग। डिक्लेयर उन्होंने क्या किया कि नेशनल एंथम हमारा जो जन गण मन है उस रूप में, जिस रूप में गवर्नमेंट में ऑथराइज, है ना, उतना कर हिस्सा, जितना हिस्सा गवर्नमेंट में ऑथराइज, वो हमारा नेशनल एंथम माना जाएगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर, ठीक है, इस पे एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें पूरा जनगण मन का कौन सा सेक्शन नेशनल एंथम होगा वो प्रेस्क्राइब किया गया, नंबर 1। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वो यहाँ से ये भी बोले, क्योंकि देखिए वंदे मातरम वर्सेज नेशनल एंथम जनगण मन ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, हर साल ही न्यूज़ में रहता है, तो वंदे मातरम का स्टेटस क्या है इंडिया में, है ना, नेशनल सॉन्ग का, जो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वंदे मातरम, उसका क्या स्टेटस है वो भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। क्या है वो स्टेटस, ये कहता है, ठीक है, इन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में कहा कि वंदे मातरम विच हैज़ प्लेड हिस्टोरिक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम शैल बी ऑनर्ड इक्वली विद जन गण मन and shall have equal status with it. So this, है ना, this Vande Mataram also falls under the purview of ठीक है, नेशनल ऑनर्स एक्ट इन इंडिया, तो इसको भी आप डिसऑनर नहीं कर सकते हैं, इट इज़ हैविंग सिमिलर स्टेटस। अगली बात कि भैया जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये देखिए, ये ओरिजिनल डिबेट है, ये ओरिजिनल डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो देखिए प्रेसिडेंट जो उस वक्त, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे राजेंद्र प्रसाद जी ही, वो खुद कह रहे हैं कि भैया मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कंसर्न में जो HV अयंगर है, ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर उस टाइम पे थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ और इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट करें जो भी आपने करनी हो। तो HVR आए और उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आई हैव टू इन्फॉर्म द ऑनरेबल मेंबर्स दैट ओनली वन नॉमिनेशन पेपर हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है, तो एक अकेला नॉमिनेशन आया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना बैलेट पेपर से, ना वॉइस वोट से, ना इलेक्ट्रॉनिक, ना EVM से, किसी तरीके का कोई इलेक्शन इसके लिए नहीं हुआ था। ही वॉज डीम्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड, क्लियर, और हिज कैंडिडेचर वॉज प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
ठीक है, इट वॉज सेकेंडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी डेफिनेटली हैड मैनी डिसएग्रीमेंट्स विद राजेंद्र प्रसाद जी, है ना. सो मेनली बिकॉज ऑफ their line of thought, Pandit Jawaharlal Nehru, he was a socialist, and the other party, he was, I mean, kind of, he used to respect the culture or the religion more than he used to pay more heed to these things than Pandit Jawaharlal Nehru ji, right. तो ये इधर सरदार पटेल जी की लाइन के थे नॉर्मली. तो इसीलिए आप जब देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है. ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया अगली बात कि क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? नो, इट वॉज नॉट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा था पिछले साल सीडीएस में कि सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप के प्रोविज़न इंडिया में कब लागू हुए? तो वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे. आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ स्टेट्स कि भैया ये जो आर्टिकल है ना, ये आपके, ठीक है, ये आपके 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो जाएंगे, बाकी होंगे 26 जनवरी 1950 को. समझ रहे हो? तो ये जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप के 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके, ठीक है, बिफोर रिपब्लिक डे ही लागू हो गए थे. आर्टिकल 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत सोच समझ के लिया गया एक फैसला था. भैया प्रेसिडेंट तो हमने इलेक्ट करना है, रिपब्लिक बनने के लिए हमारे पास इलेक्टेड प्रेसिडेंट चाहिए. समझ रहे हो? अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो ये अलग बात है, ठीक है, उस टाइम का. तो उसके लिए अलग से आर्टिकल 380 का प्रोविज़न उस टाइम रखा गया, जो कि बाद में ओमिट कर दिया गया, है ना. 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे, इन दोनों प्रोविजंस को, आर्टिकल 379 में एक प्रोविज़न रखा गया था कि भैया इवन आई मीन टिल वी हैव अ न्यू इलेक्टेड पार्लियामेंट फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एज अ पार्लियामेंट एक्ट करेगी. ये प्रोविज़न आर्टिकल 379 में था, जिसे बाद में, ठीक है, ओमिट कर दिया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. फिर देखिए आर्टिकल 380 में ये प्रोविज़न था कि भैया हमारा जो पहला प्रेसिडेंट होगा, इट विल बी इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ, ठीक है, नॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एटसेट्रा, राइट. तो ये भी बाद में ओमिट कर दिया गया, है ना. इसमें कई सारे प्रोविज़न बाद में ओमिट कर दिए गए. ये आर्टिकल 366, इट इज़ रिगार्डिंग द डेफिनेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, right. So article 324, it is regarding election commission of India that had to be constituted. Why? Because election commission of India had to conduct the elections in the country. Then article 60 contains the provisions regarding the oath of office. अब पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे करना है उसका स्पेशल प्रोविज़न आपने यहाँ दे दिया, बट उसकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा और ओथ क्या होगी, ये आर्टिकल 60 में था. तो बहुत सोच समझ के ये सारे आर्टिकल जो है पहले एनेक्ट करवाए गए. समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है. एंड या सम पीपल वर कंप्लेनिंग क्या, दे वर बेसिकली मेकिंग मी अवेयर कि वॉइस उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने कभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है, कभी सुनी नहीं थी वापस. सो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट फैक्ट इनटू माय नोटिस. और ठीक है, आई हैव रियलाइज्ड कि ये माइक्रोफोन जो है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है. सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना. 2-3 दिन जो अगले सेशन आते हैं उनको प्लीज़ बियर विद मी, है ना. उसके बाद सब वॉइस वगैरह सब चीज़ें करेक्ट कर दी जाएगी. अब देखिए यहाँ हमने पिछले कल छोड़ा हुआ था, ये सब चीज़ें हम पिछले कल कवर कर चुके हैं. अब आते हैं मेन चीज़ पे. मेन क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूएस फेडरलिज्म एंड इंडिया का फेडरलिज्म. कुछ की डिफरेंसेस देखो, कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ रखे हैं, यहाँ पढ़ रखे हैं, वहाँ पढ़ रखे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज फैक्ट्स. लेकिन कुछ एक ऐसे की डिफरेंसेस है जहाँ पे हो सकता है कि आपको चीज़ें वो ना मालूम हो, कुछ खास बातें हैं, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस है यूएस और इंडियन फेडरलिज्म में, है ना. और वहाँ से वो सवाल पूछ भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव लिस्ट सिस्टम, शेड्यूल 7, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है. वी हैव लिस्ट सिस्टम इन इंडिया. डज यूएस हैव एनी सच सिस्टम? नो.
यूएसए हैज़ नो लिस्ट सिस्टम, नो लिस्ट सिस्टम। तो भैया यूएसए में क्या है, यूएसए में उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका सेक्शन 80 कहता है, ठीक है, पूरा एक सेक्शन उसमें ये डेडिकेटेड है, जो कि उन सारे पावर्स को, जो यूएस गवर्नमेंट की पावर्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, उनको एन्यूमरेट करता है। वो सारी पावर्स वहाँ पे लिखी हुई है एक आर्टिकल में, और जो पावर वहाँ नहीं लिखी हुई है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, सीधी बात उनकी है। दैट मीन्स वहाँ पे जो 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 आपकी राइट जो रेजिड्यूरी पावर्स है, रेजिड्यूरी पावर्स इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यूएसए में रेजिड्यूरी पावर स्टेट्स के पास है। व्हाई? बिकॉज रेजिड्यूरी पावर्स आर दोज पावर्स विच आर नॉट इवन मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑटोमेटिकली इन यूएसए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि दे विल फ्रेम लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रेजिड्यूरी पावर्स। दूसरी बात, इन इंडिया ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। If they give you a question, or if they give you a statement कि in India Parliament is the only authority involved in the process of the amendment of the constitution, then that statement would be wrong. Why? Because we have already studied, and when we will study article 368, तब हमें मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के कई तरीके हैं। एक तरीका है सिंपल मेजॉरिटी से कुछ सेक्शंस को, ठीक है, जैसे आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 के अंडर कुछ सेक्शंस को अमेंड करें। एक तरीका है कि भैया स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू सिर्फ पार्लियामेंट जो है अमेंड कर दे कुछ प्रोविजंस को। कुछ प्रोविजन है फेडरल प्रोविजन, फॉर एग्जांपल इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट इन द 7th schedule, for example changing the representation of states at Rajya Sabha, right? So to amend those provisions, even states are involved. State का consent at least 50% plus 1 states का जो consent है वो मिलना चाहिए सेंटर को, तभी जाकर के इस तरीके का अमेंडमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा, राइट? सो स्टेट्स आर इन्वॉल्व। अगर इन्वॉल्वमेंट का क्वेश्चन आए तो that statement would be wrong. Parliament is not the only authority involved in the process of the amendment to the constitution, but Parliament is the only authority where the initiation of a constitutional amendment act can happen. It is only Parliament in India. लेकिन USA में there is a different system. USA में there is something known as Convention of States. This is a provision in the US Constitution itself. US Constitution says कि 2/3 of state legislatures they can request. 2/3 of state legislatures they can come together and they can request the US Congress to call a national convention of states. जब ऐसी नेशनल कन्वेंशन ऑफ स्टेट आ गई तो स्टेट भी प्रपोज कर सकते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये एक भी बार ये प्रोविज़न लागू नहीं हुआ है। अगली बात फिर वही सारी चीज़ें कि इन इंडिया वी हैव अपॉइंटेड गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड गवर्नर इन यूएसए, you all know this. In India we have single citizenship, no state wise citizenship, and though we have a system of domicile, one can be a citizenship, one can have a citizenship of only one country in India, ठीक है, and one can be domicile only of one state in India, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? सो देन यूएसए में देर इज डुअल सिटीजनशिप, स्टेट की सिटीजनशिप अलग से है ना, स्टेट्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर सिटीजन्स, सेंटर या फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर सिस्टम। इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट in the last lecture what integrated judiciary actually means. But in USA there is federal judiciary, it is known as dual court system where the state laws are adjudicated by the state judiciary and the central laws are adjudicated by Supreme Court of USA. Now come to this question, in Indian Constitution federal word is used in nowhere in the Constitution. I have already told you this yesterday. अब अगले इसमें आते हैं कि भैया हमने प्रियम्बल को पढ़ तो लिया, इतना समझ लिया है, पिछले कल समझ लिया, देयर इज समथिंग नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली by Pandit Jawaharlal Nehru, not by Dr. B.R. Ambedkar.
ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जो चीज़ें मेंशन थी कि भैया हम ऐसा स्टेट बनाएंगे, हम ठीक है, हम हाँ, हमारे स्टेट के फीचर ये होंगे, राइट, वो मैक्सिमम चीज़ें अपीयर होती है आपकी ठीक है इंडिया की जो प्रीएम्बल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है, उसमें मैक्सिमम वो सारी चीज़ें अपीयर होती है। दूसरी बात, अगर वो आपको ये बोले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर कहाँ से इंस्पायर हुई है, सो answer would not be objective resolution. The idea of having a preamble in the constitution was inspired from US constitution itself. The term we the people etc., ठीक है, solemnly resolve etc., these terms are directly copied from US constitution itself. Now there are certain key differences between India's preamble of Indian constitution एंड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कुछ, क्योंकि यहाँ से इन चीज़ों पे वो कुछ सवाल बना रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एक बार उन्होंने ये सवाल बना दिया था कि डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम? नो, ये उन्होंने सवाल पूछा हुआ है। बट अगर आपसे वो बोले कि इकोनॉमिक फ्रीडम की बात क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई थी? यस। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात थी कि इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी, है ना, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का टेक्स्ट ये था कि वी विल कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। बट देन देयर वाज ए डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग दिस। Constituent Assembly or the constitution makers believed that the term independent and the term sovereign they can be used interchangeably, ठीक है। सो इसी वजह से जो सोवरेन सोशलिस्ट तो उस टाइम पे टर्म थी भी नहीं, ये मेरे से ठीक है एरर हो गया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उस टाइम पे जो टर्म यूज हुई थी, ठीक है, मतलब जो फाइनल हमारी प्रीएम्बल थी 1949 26 नवंबर 1949 की जो हमारी प्रीएम्बल थी, उसमें टर्म ये यूज हुई, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। सो दिस वाज फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा कि द द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रेटर्निटी, but this term was not mentioned in the objective resolution. This one is most important कि objective resolution promised to the citizens the freedom of thought expression, belief, faith and worship, यहाँ तक बिल्कुल सही है, plus of vocation, association and action। ये तीनों वर्ड जो है आपके प्रीएम्बल में ऐड नहीं किए गए, राइट। देन देयर इज अनदर डिबेट, ठीक है, जिस पे यूपीएससी फिर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे प्रीएम्बल पे कि भाई इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसी डिबेट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इज प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वॉज ए केस अबाउट इट। द केस इज फेमसली और इनफेमसली नोन एज बेरुबारी यूनियन केस। जब आप इंडिया से किसी टेरिटरी के सेसेशन के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, तब आप ये बेरोबारी यूनियन केस को जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है, पढ़ेंगे। ये बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आता है। नाउ अंडरस्टैंड द केस। एक्चुअल में केस क्या था? बांग्लादेश से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। सो बाउंड्री पे देयर वाज आई मीन अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे है, रेड क्लिफ लाइन किधर से कितनी कर शुरू हुई, है ना। ऐसे बहुत जगह बाउंड्री के डिस्प्यूट्स चल रहे थे। सो देयर वाज दिस फेमस एग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट। नेहरू नून एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो बेरुबारी यूनियन का जो एनक्लेव है, ठीक है, ये एनक्लेव आप, ठीक है, ये पाकिस्तान को दिया जाएगा, राइट। इस बात पे पूरा एग्रीमेंट हुआ। बट वो दिया कैसे जाए, वो एनक्लेव दिया कैसे जाए, ये इस पे बड़ा डिस्प्यूट था कि एनक्लेव देने के लिए क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा या फिर सिंपल नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपना एनक्लेव दे दो।
इस बेरूबारी यूनियन केस में ये बात लिखी गई, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इफ यू वांट टू एनेक्स द टेरिटरी ऑफ समवन तो यू डोंट नीड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन आर्टिकल 4 कि भैया अगर आपको कोई स्टेट इंडिया में मिलाना है, ठीक है, बाहर से स्टेट को इंडिया में मिलाना है, ठीक है, अंदर लाना है, आर्टिकल 3 एंड 4 आर क्लियर अबाउट इट। अगर आपको कोई नया स्टेट भारत में मिलाना है, बाहर से कोई मिलाना है, तो यू कैन जस्ट प्रपोज, you can just pass a resolution in the parliament with simple majority for that। बट कोई पार्ट अगर इंडिया का आपने उसका सेसेशन अगर करना है, किसी दूसरे को, वो दूसरी कंट्री को देना है, इस पर क्लैरिटी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेरूबारी यूनियन में ये बात कही कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इंडिया का कोई टेरिटरी किसी दूसरे को देनी है, कि दूसरी कंट्री को देनी है, तो दैट वुड नॉट हैपन अंडर आर्टिकल 3। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत आपको स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट हुआ और मैटर सेटल भी हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी केस में ये उठाया गया कि कैन वी अमेंड प्रीएम्बल एज वेल, है ना, कैन वी अमेंड प्रीएम्बल एज वेल, ये भी एक इसमें क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रीएम्बल was not the part of the constitution, इस केस में कहा hence cannot be amended through any process mentioned therein। so preamble को बिल्कुल इंटैक्ट रखा गया कि you cannot even touch preamble। बट फिर आया द फेमस केशवानंदा भारती जजमेंट। इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट बात है, ये चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे क्वेश्चन बने हुए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, it allows us to know the minds of the constitution makers। since it allows, since word is important क्योंकि इस पे आगे क्वेश्चन भी बना हुआ है, पूछा यही है। since it allows us to know the minds of the constitution makers, it is not enforceable independently, though it is not enforceable independently, but it is crucial for interpretation of other parts of the constitution। that means it is not having any independent force, but it is having a legal authority when enforced with other parts of the constitution। Next, thus preamble is not a waste text, but it is of immense legal use। hence any amendment to it under article 368 is also subject to provisions of basic structure। in fact preamble में जो वैल्यूज मेंशन्ड है वो बेसिक स्ट्रक्चर की ही सारी वैल्यूज वहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब देखिए 2021 का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू। सो यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज हैविंग अ लीगल वैल्यू, इट इज नॉट अ वेस्ट टेक्स्ट, बट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर प्रोविजंस। क्लियर? अब देखो, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हटाई दो, part of constitution and has same legal effect as any other part, no, it is not having same legal effect as fundamental rights, it is not having independent legal effect, in fact a part of constitution but has no legal effect independent of other parts। this is UPSC's PYQ, so simple। एक और चीज़, अगर वो आपको बोले कि केशवानंदा भारती जजमेंट के अलावा भी एक और जजमेंट है जो कि जिसमें ये बताया गया कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो है आपका फेमस SR बोम्मई केस। ठीक है, SR बोम्मई केस। तो जब ये फेडरलिज्म वगैरह को, ठीक है, वहाँ पे ये डिस्कस किया जाना था, और SR बोम्मई केस में सेकुलरिज्म एक बड़ा इशू वहाँ पे उठाया गया था। ठीक है, सेकुलरिज्म वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियाज़ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेकुलरिज्म का एक बड़ा इशू इसलिए उठाया गया था क्योंकि SR बोम्मई केस की गाइडलाइन में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि इफ़ एनी स्टेट गवर्नमेंट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द सेकुलर पॉलिसीज़ और फेवरिंग एनी कम्युनल पॉलिसी, ठीक है, अगर कम्युनलिज्म को वो, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कम्युनल कॉल्स देती है, ठीक है, तो इट बिकम्स ए परफेक्ट केस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजिडेंट्स रूल। ये SR बोम्मई केस में उन्होंने कहा था। दैट मीन्स सेकुलरिज्म विच इज़ अ वैल्यू मैंशनड इन द प्रीएम्बल, है ना, वो वैल्यू का इसमें रेफरेंस लिया गया।
और इसी केस में साथ में, क्योंकि उस वैल्यू का इसमें रेफरेंस लिया गया, तो साथ में सार्वभौमिक केस में इट वाज ए क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द by the by the Honorable Supreme Court that preamble is a part of the Constitution and it is having legal impact when combined with other parts of the Constitution. Next देखो, which one of the following statements regard to preamble of the Constitution is not correct? Not correct पूछा हुआ है. The term secular democratic republic was not there in preamble originally. हाँ ठीक है, नॉट करेक्ट बोला हुआ है, ये तो करेक्ट है कि सेकुलर वाज नॉट ओरिजिनली. देन प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है. बाय इटसेल्फ प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल ये भी सही बात है. सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत बात है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, which of the following statements with regard to preamble of constitution are correct? Equality of status and equality of opportunity. There are only two types of equality जो कि हमने कल भी स्टडी करी, जो preamble में mention find करती है. Find mention in preamble, yes. The expression unity and integrity of nation was not there in preamble since beginning. बिल्कुल ये सही बात है. Why? Because in beginning there was only unity of the nation, not integrity of nation. तो only हाँ ठीक है, आओ both 1 and 2 is the answer. करेक्ट पूछा हुआ है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. देखो वही चीज़ यहाँ से रिपीट हो रही है, ऊपर भी यही बात कही, यहाँ भी. यस, इट इज़ नॉट इटसेल्फ, इट इज़ नॉट बाय इटसेल्फ. देखो ये जो 2021 का क्वेश्चन था, ये भी क्या कह रहा है? अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट. ये इसी लैंग्वेज से लिया गया है, समझ लो बात को. दिस इज वाई PYQs आर इंपॉर्टेंट. भाई कौन कहता है नहीं है ना? बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. यस, प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इस्टेब्लिश एंड प्रमोट. बिल्कुल सही बात है ना, कि वी विल कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच विल एंश्योर जस्टिस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस, ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो ये सब वो वैल्यूज हैं जो कि इंडियन स्टेट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रमोट. देन प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी. व्हाट इज दैट सोर्स? वी डिस्कस्ड यस्टरडे, इट इज पीपल ऑफ इंडिया. समझ लो, प्रियम्बल indicates the source, that is people of India. India follows the doctrine of popular sovereignty, है ना, जहाँ जैक रूसो. Next, which of the following are true regarding the preamble of Constitution of India? वही कि the objective resolution was proposed by Jawaharlal Nehru and passed by Constituent Assembly, which ultimately became the preamble. ठीक है. देखो फिर ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल में ये बहुत डिस्प्यूटेड वो है, क्योंकि इसके बड़े सारे पार्ट प्रियम्बल में नहीं भी थे, राइट. लेकिन ऑप्शन फिर आपको कह रहे हैं कि हाँ इस पर ज़्यादा बसड़ आपने नहीं करनी है, ठीक है, जो लिखा हुआ है मान के चलो कि ये सही है. देन आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. मैंने अभी आपको बताया. द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल कल ही हमने देखा. द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. नॉट एक्चुअली, ठीक है, इनकॉर्पोरेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. नो, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज उसके लिए अलग से आपके, ठीक है, जो ठीक है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग से वहाँ पे लिखे गए हैं. सो 1, 2 and 3 इसमें आपका आंसर होगा. इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन. हमने कल देखा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. दैट मीन्स प्रियम्बल में तो है ही है, कहीं और भी है क्या? ऑप्शन पढ़ते हैं. प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट एंड DPSPs. एक्चुअल में इट इज़ प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल एंड DPSPs. जब हम DPSPs को पढ़ेंगे उस टाइम हम पढ़ेंगे कि हाँ इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ की गई है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये है वो, मैंने बताया ना, क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से वो पूछ रहा है. देयर इज नो मेंशन ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना. सो इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट मेंशनड. नेक्स्ट देखिए, द माइंड मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रियम्बल.
ऐसे ये देखो, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में, सीएससी में, है ना। देन लेट मी जूम इन, अगर आपको नहीं दिख रहा है, द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज, देखो ये है वो क्वेश्चन, preamble is useful in constitutional interpretation because it uses value loaded words, है ना। ये तो एकदम इरेशनल सा ये है कि वैल्यू लोडेड वर्ड्स होने से कोई सिग्निफिकेंट कैसे बन जाता है ना। दूसरा कंटेन्स, तब तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, खैर नाम नहीं लेना चाहिए। contains the real objective and philosophy of the constitution makers. Then, is a source of power and limitation. Is this a source of power and limitation? No, it is neither a source of power nor a source of limitation, but it is having legal influence when interpreted in context of other provisions of the constitution. It has no power, no limitation on the government. ठीक है। Then gives an exhaustive list of basic features of constitution. ठीक है। तो बेसिक फीचर्स इसमें मेंशन तो किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बिकॉज वाला जो क्लॉज है दैट वाज इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स रियल ऑब्जेक्टिव एंड अलाउज अस टू हैव एन आइडिया अबाउट द minds of the makers of the constitution. Then in constitution of India, the promotion of international peace and security is included in, तो ये हम देखेंगे, ये हम जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, जब हम, हाँ ठीक है, जब हम आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डीपीएसपी में ये सारी बातें लिखी गई है। क्लियर? देन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मैंशनड इन। ठीक है, अगेन ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। ये 2014 का जो क्वेश्चन है, ये 2008 से सीएपीएफ के क्वेश्चन से लिया गया है। दिस इज़ वाई सीएपीएफ वगैरह के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर वहीं जाएंगे डीपीएसपी 50। देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का ये फिर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटी, आर देयर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज? नो, जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तब पता चलेगा 11 है। द प्रमोशन टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज स्टेटेड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं वहीं से लिया गया है। ठीक है, इट इज़ इन डीपीएसपी, सो इसे भी हटाओ, नीदर वन नॉट टू। देन दो द 42nd अमेंडमेंट, ओके, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इन टू द प्रीएम्बल। ये फिर पूछा गया है कि क्या क्या अमेंडमेंट किए गए बेसिकली 42nd अमेंडमेंट से। पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इज दैट ट्रू? नो, दिस phrase liberty of thought expression, belief, faith and worship was there in preamble since beginning. तो ये कंफ्यूज करने के लिए लाया गया। सिर्फ 2 अमेंडमेंट हुए हैं उससे। ठीक है, एक सेकुलर वर्ड, ठीक है, सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड लाया गया। दूसरा इंटेग्रिटी लाया गया लास्ट में, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी फ्रेज। देन द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, 2 ओनली। देन देखिए, ओके, सो यहाँ से हमारे PYQ जो प्रीएम्बल पे पूछे गए थे, ठीक है, कंप्लीट होते हैं और इन्हीं के अराउंड हर बार क्वेश्चन आएंगे भी आएंगे। देखिए, अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल, ये 40, ये देखिए रियल टेक्स्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, उसका ये क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 कह रहा है 2 अमेंडमेंट इसके द्वारा किए गए। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, माना जाएगा। यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन माना जाएगा। ये रियल टेक्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, रियल टेक्स्ट है ये, मतलब, है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें क्लॉज 2। नेक्स्ट, हाउ सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड वगैरह वगैरह, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट थी। वाई डिबेट? इन 2020 देन बीजेपी MP सुब्रमण्यम स्वामी जी ही चैलेंज्ड कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड, दे वर नॉट चैलेंजिंग द इंटेग्रिटी वर्ड, दे आर ओनली चैलेंजिंग सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड्स। ठीक है, कि ये जो लाए गए इनको 2 ग्राउंड पे चैलेंज किया गया। नंबर 1, दिस अमेंडमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट मीन्स कि भैया इनका जो इफेक्ट है वो कंसिडर किया जाएगा कि 1940, ठीक है, 1949 से या फिर 1950 से, ठीक है, 1950 से ही 26 जनवरी 1950 से कंसिडर किया जाएगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन में थे। नंबर 1, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दूसरा ग्राउंड ये था
कि भैया जो सोशलिस्ट वर्ड है, सोशलिस्ट वर्ड, it it was brought in to reflect the policies of the government of the day. So not all governments need to follow a particular type of policy. So इस ग्राउंड पे ये चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दीज आर इरेशनल ग्राउंड्स, एंड देन देयर वर सम अदर मेंबर्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल हु कीप चैलेंजिंग दीज वर्ड्स, ठीक है. नाउ and then there was also a controversy in 2014, just after NDA first government was, right, I mean, um, after 2010 NDA one government when it was मतलब जब ये आई ही थी, तो उस वक्त द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ही गेव अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि it was actually in the official text of INB ministry, there was a press release जिसमें कि ठीक है, ये जो दो वर्ड्स थे, ठीक है, ये दो वर्ड्स उसमें मिसिंग थे इंडिया की प्रीएम्बल से, ठीक है. तो इस वजह से भी देयर वाज ए कंट्रोवर्सी, एंड एक लंबी इसमें कंट्रोवर्सी थी. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये मैटर डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. येस, इट वाज डिस्कस्ड. देयर वर सम मेंबर्स इंक्लूडिंग द मेंबर्स लाइक केटी शाह, है ना, ब्रजेश्वर प्रसाद एटसेट्रा, दोज हु वांटेड टू इंक्लूड दीज वर्ड्स इन द प्रीएम्बल फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. बट वो आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि स्टेटमेंट वन वो दे देंगे कि दिस वॉज नॉट मैंशनड या दिस वॉज नॉट इवन डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. नंबर दो, है ना, there was nobody who was in favor of adding these words in the preamble. मान लीजिए अगर ऐसी भी स्टेटमेंट दे दे, that would be wrong. KT Shah, Brajeshwar Prasad etc. There were many other people, you don't need to remember their names. इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि बी आर अम्बेडकर जी के इसमें क्या व्यू थे. बी आर अम्बेडकर जी ने स्पेसिफिकली कहा, ठीक है, इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि सर, ओके सॉरी, इस चीज़ को स्पेसिफिकली रिजेक्ट किया कि सर वी आर नॉट गोइंग टू, ठीक है, ऐड दीज वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे उन्होंने आर्गूमेंट क्या दिया कि इफ़ यू स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शैल टेक अ पर्टिकुलर फॉर्म, यू आर इन माई जजमेंट टेकिंग अवे द लिबर्टी ऑफ द पीपल. तो लोगों की जो लिबर्टी है वो आप वापस ले रहे हैं उनसे, टू डिसाइड व्हाट शुड बी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे विश टू लिव. सो ये लोगों पे डिपेंड करता है, उनकी अपनी लिबर्टी है कि उनको सोशलिस्ट रहना है या, है ना, सेकुलर रहना है या किस तरीके का रहना है. आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके उनसे लिबर्टी मत छीनिए और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इतना लिमिटेड मत रखिए. सो दिस वॉज हिज आर्गूमेंट, और इसके साथ अपना ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है प्रीएम्बल. आई होप इतनी जो ब्रॉड डिस्कशन हमने की ये आपको फ़ायदा दिलाएगी आपके प्रीलिम्स में और मेंस में भी. इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग देन यू कैन एनरोल इन द कोर्स. दिस इज़ माय प्लेटफॉर्म, ठीक है, civilspot.in, यू कैन लॉग इन हियर और आप प्रीलिम्स का पंचनामा इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. पूरा PYQ का कोर्स है, मोर देन 3000 PYQs जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है. इस तरीके से टॉपिक वाइज सब चीज़ें यहाँ पे असेंबल की गई है ताकि आपको रिवीजन के लिए भी आसानी हो और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए. एंड साइंस एंड टेक कोर्स भी ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस कोर्स. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल.